नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूपी स्पेशल की हमारी क्लास होती है और आज हमारी 23वीं क्लास है, यानी कि इससे पहले हम 22 क्लास आपको करा चुके हैं और ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलती है शाम को 7 बजे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हम रिवीजन भी कराते हैं। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम जो क्लास कराई थी आपको, तो वो क्लास थी हमारी लास्ट टाइम, जैसा आपने देखा जैसा आपने देखा था प्रमुख नहरें या सिंचाई नहरों द्वारा सिंचाई जो होती है। इससे पहले हमने जब आपको बताया, फिर इसके बाद बताया कि यूपी की प्रमुख नहरें, ठीक है, यूपी की प्रमुख नहरों में कौन कौन सी नहरें होती हैं जिससे सिंचाई की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपरी गंगा नहर, इसको बता दिया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, 7 लाख हेक्टेयर तक रहती है। इसके बाद जो हमने बताया था वो आपका था मध्य गंगा नहर, फिर इसके साथ जो था फिर आपका था निचली गंगा नहर, और निचली गंगा नहर की लंबाई जो थी 880 किलोमीटर हो चुकी थी। इसके बाद जो हम बात करते हैं यूपी के प्रमुख नहरें, जो हमने कल की क्लास थी हमारी, उसमें बताया था कि ऊपरी गंगा नहर सहारनपुर बिजनौर वाला एरिया होता है, मध्य गंगा नहर जो बिजनौर और गाजियाबाद वाला एरिया होता है, निचली गंगा नहर जो होती है वो आपकी बलिया तक होती है। फिर धरातल पर बहने वाली हर एक कृत्रिम धारा को हम क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। धरातल पर बहने वाली प्रत्येक जल धारा को हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक धरातल पर स्थित जल या जल को इकट्ठा करने को बांध कहते हैं। ये भी कल हमारी क्लास में था। आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर हमने देखा था रामगंगा नहर, हमने पढ़ी रामगंगा नहर। रामगंगा नहर ये पौड़ी से निकलती है, यूके के कालागढ़ के रास्ते जो है एंटर होती है, सिंचाई कार्य करती है। और यहाँ बताया था परिसर की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, वरना तो सबसे ऊंचा कौन सा है, रामगंगा बांध। सबसे बड़ा कौन सा है, रामगंगा बांध है, ये देखा था हमने। साथ ही साथ जो हमने देखा शारदा नहर प्रणाली देखी कि शारदा नहर कहाँ से निकलती है। उसके बाद हमने देखा पूर्वी यमुना नहर कि ये सबसे जो है अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी नहर है, ठीक है। एग्जाम में आ जाता सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी पूर्वी यमुना नहर, क्योंकि इसे जो था 1830 में इसे निर्माण किया गया था, 1830 AD में, ठीक है। शाहजहाँ ने खुदवाया था, अंग्रेजों ने इसे पुनरुद्धान या विस्तार कराया था, अंग्रेजों ने इसका विस्तार कराया था। इसके आगे हमने देखा था आगरा नहर। आगरा नहर की लंबाई जो है वो काफ़ी है, 1600 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय नहर है ये, यमुना में जाकर ओखला से जो है उसमें जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो हमने देखा था गंडक। हमने कौन सी नहर देखी थी, गंडक नहर देखी थी। ये यूपी व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है, गंडक नदी से निकलती है। इसके बाद देखी थी सरयू नहर प्रणाली, पूर्वांचल के जनपदों को सिंचित करने के लिए उद्देश्य से बनी थी। इसके बाद हमने देखी थी रानी लक्ष्मीबाई बांध। कुछ बांध नहरें थी जिन पर नहरें भी होती हैं और बांध भी होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था रिहंद घाटी परियोजना, इस पर रिहंद बांध बना हुआ है, ठीक है। सोनभद्र पीपरी क्षेत्र है, सोनभद्र का पीपरी क्षेत्र, रिहंद नदी, ठीक है, बढ़िया है, यहाँ पर बहुत साफ सफाई रहती है, इतना भी स्टील प्लांट होने के बावजूद भी। अगर हम बात करते हैं मेजा जंक्शन के बारे में नाम सुना होगा तो मेजा जंक्शन से याद आ जाएगा, मेजा जलाशय कहाँ पर है, बेलन नदी पर, कहाँ पर है, प्रयागराज में, ठीक है। और इस पर मिट्टी बांध बना हुआ है, यानी कि मिट्टी को इकट्ठा करके और उसकी बाउंड्री बनाई गई है यहाँ पर। केन नहर जो है वो केन नदी से निकलती है, यूपी MP की संयुक्त परियोजना है, ये भी देख लिया था। बेलन पर टोम्स नहर प्रणाली थी, ये पूरी बात हम इस पर कर चुके हैं। फिर हमारी जो थी वो थी अर्जुन बांध नहर, ठीक है। उसके बाद में था रंगवा, फिर बेतवा और आपके नगवा, फिर आपका हीराकुंड बैराज, आपका 5 राज्यों की है। वो 5 राज्य कौन कौन थे, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा। और फिर लास्ट जो थी कल हमारी क्लास थी ये है कि बाण सागर नहर प्रणाली, और इसमें था 3 राज्यों में संयुक्त प्रणाली है और ये किसके, यूपी है, MP है, झारखंड है। इसमें 1:2:1 के अनुपात से है। सोन नदी के बारे में देखा था, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ से इसी में से ही निकलती है। और यहाँ नोट करके पथराई बांध, पथराई नदी जहाँ की पूरी बात यहाँ बताई थी। गोकुल बैराज मथुरा में है, ये भी बता दिया था। लवकुश बैराज कहाँ पर है, कानपुर में। तो सबके ऊपर बात कर दी थी। और आज जो हमारी जो क्लास है वो क्या है, आज हम देखेंगे सिंचाई के प्रकार। क्या देखेंगे हम, सिंचाई के प्रकार आज हम देखने वाले हैं, यानी कि सिंचाई के प्रकार, सिंचाई के प्रकार, ठीक है। अब देखिए सिंचाई का प्रकार विस्तार के आधार पर जो होता है, किसके आधार पर, विस्तार के आधार पर, विस्तार या भूगोलिक, विस्तार या भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर जो होता है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है सिंचाई भी। इसे हम किसान भी कह सकते हैं, सिंचाई भी कह सकते हैं। पहली जो हमारी होती है
वो होती है वृत्त सिंचाई, वृत्त सिंचाई, ठीक है, वृत्त सिंचाई ये आपका होता है। दूसरा जो होता है वो हमारी होती है लघु सिंचाई, लघु सिंचाई। तीसरी जो होती है वो हमारी होती है सीमांत सिंचाई। कौन सी होती है? सीमांत सिंचाई, ठीक है। यहाँ से भी आपको आ जाना चाहिए समझ में। तो वृत्त सिंचाई, सीमांत सिंचाई क्या होती है? देखिए क्या कि देश में सबसे ज़्यादा जो है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, मतलब ऐसा मान के चलिए 10 हेक्टेयर या उससे अधिक, 10 हेक्टेयर या अधिक ऐसी ज़मीन जो होती है तो वो किनके पास होती है? वृत्त किसानों की होती है। और ऐसी संख्या जो है वो देश में केवल लगभग 5% लोगों के पास ही है। ऐसी ज़मीन जो है जितने भी किसान हैं उनके 5% लोगों के पास ही इतनी ज़मीन है वृत्त सिंचाई जहाँ होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये कि लघु सिंचाई जो होती है, लघु सिंचाई देखिए वैसे एक इसमें माध्यम सिंचाई भी आती है। तो इसमें क्या होता है? 2 हेक्टेयर से कम और 1 हेक्टेयर से अधिक जो आती है वो किनके बीच में आती है? ये आती है आपकी लघु सिंचाई के अंतर्गत। तो अब आप सोच रहे हो कि 2 से 10 के बीच कहाँ गए? तो एक होती है माध्यम सिंचाई, ठीक है, वो यूपी में नहीं है माध्यम सिंचाई, वो भारत में है। तो इसलिए हमने बताया ये होती है आपकी लघु सिंचाई। और यहाँ जो होते हैं वो लगभग ऐसा मान के चलिए, लगभग अगर हम बात मान के चलें तो 9 पॉइंट यानी कि 9.89 इतने प्रतिशत लोग इसमें होते हैं, यानी कि लगभग 10% इसमें लोग किसानों का होता है। टोटल किसानों का 10% यहाँ ही होता है। सीमांत किसान की अगर हम बात करें तो लगभग जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि हो या उससे कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, तब वो क्या होते हैं? सीमांत होते हैं। लगभग देश का किसानों का 66% जो है वो इन्हीं पर है। तो ये कई बार किसान सिंचाई पूछ ली जाती है कि वृत्त सिंचाई क्या है, लघु सिंचाई क्या है और सीमांत सिंचाई क्या है। तो यहाँ पर आपका 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि पर जो सिंचाई के साधन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्त सिंचाई कहते हैं। 2 हेक्टेयर से कम और 1 हेक्टेयर से अधिक के लिए क्या होता है? वो आपका कौन सा होता है? वो लघु होता है। फिर 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक या कम वालों को क्या कहते हैं हम? वो हम कहते हैं बेटा सीमांत सिंचाई। तो इसको नोट करो अच्छे से। फिर हम बात करने वाले हैं सिंचाई का लगभग, यानी कि हम सिंचाई की पूरी कंडीशन हमने बता दी थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं समझिए। हम बात करने वाले हैं लघु सिंचाई, क्योंकि यूपी में जो आता है ना, यूपी की सिंचाई जो आती है वो किस संसाधनों के अंतर्गत आती है? वो लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। तो हम जो हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर लघु सिंचाई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है, क्या होता है। यूपी में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई संसाधनों से की जाती है, ठीक है। किससे? लघु सिंचाई की। जैसा मान के चलिए यूपी में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है, लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है, लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, इनमें से 78% सिंचाई निजी संसाधनों से, और इसका भी क्या है? इसमें से लगभग 78% सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? वो जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? निजी संसाधनों से, निजी संसाधनों से होती है। ये भी बात याद रखनी, निजी संसाधन जो अपने संसाधन होते हैं ये, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं आगे तो क्या होता है? यूपी में लघु सिंचाई के जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी योजना थी? अब हम लिखेंगे यूपी में लघु सिंचाई संबंधी योजनाएं, संबंधित योजनाएं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो यूपी में लघु सिंचाई के संबंधित हैं, ठीक है। जैसे एक आपकी होती है निःशुल्क बोरिंग योजना। कौन सी होती है? निःशुल्क बोरिंग योजना। पहली जो होती है वो कौन सी होती है? निःशुल्क बोरिंग योजना, बोरिंग योजना। एक या कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता कि योजनाएं कब चली, कब शुरू हुई, ठीक है। सामान्य श्रेणी में क्या होता है इसमें? पहली बात सामान्य श्रेणी में, अभी मैंने बताया था 3 प्रकार के किसान बताए थे। सामान्य श्रेणी में सीमांत, लघु तथा, एक तो सीमांत होने चाहिए,
सीमांत होने चाहिए या लघु होने चाहिए, ठीक है, और SC और ST, ठीक है, SC और ST वाले होने चाहिए, ठीक है। इन कृषकों के लिए चलाई गई थी कि कृषकों के लिए 1985 में शुरू की गई थी, 1985 में शुरू की गई थी ये निःशुल्क बोरी योजना। ये आपको याद रखना है, 1985 में, ठीक है। और जिसमें 30 मीटर गहराई तक का फ्री योजना होगी, ठीक है। कितनी? 30 मीटर तक का, जो 30 मीटर तक का पानी होगा वो 30 मीटर तक की जो बोरिंग होगा उसकी जो जितना भी खर्चा आएगा वो कौन करेगी? सरकार वहन करेगी, ठीक है। और 5,000 से 10,000 तक का अनुदान मिलेगा आपको। यानी क्या है? 30 मीटर, 30 मीटर का मतलब समझते हो लगभग 90 से 100 फीट गहरा, तो इतने में तो हो ही जाता है। और लगभग 1,000 रुपये से 5,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये से लेकर कितना? 10,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये तक का क्या मिलता है? अनुदान। तो आपको एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किस श्रेणी वालों के लिए आता है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो SC ST लघु सीमांत इन किसानों के लिए भी आ सकता है। सामान्य श्रेणी के कोई कैंडिडेट है तो वो कौन से किसान होने चाहिए? सीमांत होने चाहिए, लघु किसान होने चाहिए, वरना तो SC ST वाले होने चाहिए। अगर ये कुछ कंडीशन है तो उन किसानों के लिए ये योजना 1985 से चल रही है और उनको 30 मीटर तक का बोरिंग 5,000 से 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इतना बात जो है आप अपने माइंड में अच्छे से नोट करना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद जो कौन सी योजना है तो मध्यम गहराई नलकूप योजना। मध्यम गहराई नलकूप योजना, गहराई नलकूप योजना, ये याद रखना, ठीक है। मध्यम नलकूप या गहराई नलकूप योजना भी ये क्या होती है योजना? इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2004 और 5 में की गई थी। कितने में की थी? 2004 और 5 में। अब इसका क्या होता है, इसमें जो गहराई होगी तो लगभग 50% का जो वहन करती है वो कौन करती है? सरकार करती है इसका वहन, ठीक है। 50% का जो वहन करती है वो कौन करती है? सरकार, ठीक है। समझिए, इस योजना में 2004 से लेकर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी जब ये किन किसानों के लिए है ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर इसमें जो आता है लगभग 31.05, ठीक है, प्रतिशत की गहराई की बोरिंग होते हैं। इसमें कितना होता है? इसमें जो गहराई होती है लगभग ऐसा मान के चलिए मध्य गहराई, यानी कि 31.05% गहराई, जिसका मतलब लगभग कितने मीटर में आ जाता है? लगभग ऐसा मान के चलिए कि 20 से 30 मीटर तक की गहराई वाले जो हैं इसमें आ जाते हैं। और उसका जो है आगे जो वहन करता है 50% जो है इसमें कौन करता है? सरकार वहन करती है। जो भी टोटल खर्चा आएगा उसका 50% जो है वो कौन करेगी? सरकार वहन करती है। कौन करती है? या अनुदान देती है। कौन? अनुदान देती है सरकार, ठीक है। और शेष जो है, शेष कौन करता है? शेष कृषक करता है। शेष जो करता है वो कौन करता है? कृषक करता है वहन, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आती है ओरिजिटल वेल योजना। ओरिजिटल वेल योजना, इससे पहले एक और लिख लीजिए चीज़ नोट करके। यूपी में सिंचाई संसाधनों में, यहाँ लिखाना बहुत ज़रूरी है, यूपी में सिंचाई संसाधनों में सर्व प्रमुख जो संसाधन होते हैं उनमें प्रथम स्थान जो होता है वो किसका होता है? नलकूपों द्वारा होता है। अब नलकूपों के अंतर्गत क्या आती हैं? जैसे कि आपने नाम सुना होगा बोरिंग आते हैं, सरकारी ट्यूबवेल आते हैं, क्योंकि बार बार मैं नलकूप लिख रहा हूँ, आपको बोरिंग लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो क्या होते हैं? नलकूप होते हैं। इसमें सरकारी ट्यूबवेल आते हैं और निजी ट्यूबवेल आते हैं। निजी ट्यूबवेल भी इसमें आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं इसमें? निजी ट्यूबवेल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि नलकूप में जो होते प्रथम स्थान नलकूपों का है,
और इसी में क्या आता है, बोरिंग आती है, ठीक है, सरकारी ट्यूबवेल आते हैं और निजी ट्यूबवेल आते हैं। बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। अब आता है ओर्टिजन आती है एक, ओर्टिजन, ठीक है। ओर्टिजन बोरिंग योजना भी कह सकते हैं इसको, इसे ओर्टिजन वैली योजना भी कह सकते हैं। तो ओर्टिजन बोरिंग योजना लिख लो इसको, ओर्टिजन बोरिंग योजना। अब तो बोरिंग योजना को समझ गए होगे। बोरिंग क्या होते हैं, नलकूपों में जिसमें पानी आता, नलकूपों तो उसे हम क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। किसानों में जो पंपी इंजन चलाते हैं उनके लिए आती है। तो इसकी शुरुआत जो थी, हाँ, जालौन में की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी, जालौन में की गई थी, पहले जालौन में शुरुआत की गई थी, ठीक है, और ट्रेन की। और साथ ही साथ इसमें जो था लगभग ऐसा मान के जितना भी इसमें खर्च आता था कुल लागत का, उसका कुल लागत का 50% जो है सरकार, और मशीन की कीमत का भी 50% सरकार अनुदान करती थी। यानी कि लागत का भी अगर हम बात करें तो लागत का 50% सरकार वहन कर रही है, ठीक है, और मशीन का भी, मशीनों का भी 50% सरकार अनुदान कर रही है। क्या कर रही है, सरकार अनुदान करती है। इस चीज़ को जल्दी से नोट करो, इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही चुका होगा, यानी कि यूपी में सिंचाई संसाधनों में जो प्रमुख स्थान होता है वो किसका होता है, वो नलकूप का होता है। नलकूप में बोरिंग आ गया, सरकारी ट्यूबवेल आ गए हैं, निजी ट्यूबवेल आ चुके हैं। ओर्टिजन बोरिंग योजना में कौन आते हैं, जालौन में शुरुआत की गई थी इसकी सबसे पहले। लागत का 50% सरकार वहन करेगी और मशीनों का भी 50% सरकार ही वहन करेगी। इसके बाद आपके दिमाग, अब एक आता है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना। कौन सा आता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, सामूहिक नलकूप योजना, सामूहिक नलकूप योजना, नलकूप योजना, नलकूप योजना, ये आपको याद रखनी है। ये योजना कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना कब शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत जो की गई 2012 में की गई। इसकी शुरुआत जो की गई, इसकी शुरुआत जो की गई वो 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये बात अपने माइंड में रखो कि कब की गई थी, 2012 में की गई थी, ठीक है। निःशुल्क बोरिंग स्थापना करना असंभव था, इसलिए वहाँ पर चलाई गई थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। सामान्य श्रेणी में लघु और सीमांत किसान इसमें आते हैं। यानी कौन कौन आते हैं, सामान्य श्रेणी में, सामान्य श्रेणी में लघु व सीमांत किसान इसमें आते हैं। सीमांत किसान या कृषक इसी के अंदर आते हैं, यानी कि लघु भी आते हैं, सीमांत भी आते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 3,92,000 कृषक आते हैं। कितने आते हैं, 3,92,000 कृषक इसके अंतर्गत आते हैं। 3,92,000 कृषक लगभग, ठीक है भाई, इतना याद रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें SC ST वालों को 5 लाख तक का अनुदान मिलता है, समझे नहीं। इसमें SC और ST वालों को 5 लाख तक का, 5 लाख तक का अनुदान, 5 लाख तक का अनुदान इसमें मिलता है। ये भी बात अपने माइंड में अच्छे से नोट कर ले जाना, ठीक है। इसके बाद जो आपका है वो कौन सा है, वो आपका है आपका चेक डैम निर्माण योजना, चेक डैम निर्माण योजना, चेक डैम निर्माण योजना। ये भी आपको याद रखनी है। कहाँ पर है ये बुलंदशहर में शुरू की गई थी, पठारी क्षेत्रों में की गई थी। इसके बाद 2008 और 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, वर्षा जल को रोकने के लिए और कृषि योग्य बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहली बात तो ये, तो कहाँ पर शुरू की गई थी, बुलंदशहर में या बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में शुरुआत की गई थी इसकी। और कब की गई थी ये पता होना चाहिए आपको, 2008 और 2009 में। तो 2008 और 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, वर्षा जल को रोकने के लिए, वर्षा जल को रोकने के लिए व उसे कृषि योग्य बनाने के लिए, ठीक है, कृषि योग्य बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है।
एक हो रहा था भूगर्भ जल योजना, भूगर्भ जल योजना, ऐसा भी लिख लो। भूगर्भ जल योजना क्या होती है, ठीक है भैया। भूगर्भ जल योजना क्या होती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, कहाँ पर की गई थी, ठीक है, मॉनिटरिंग की जाती है इसमें, नहीं की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। इसकी शुरुआत जो की थी इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना, स्थापना कब की गई थी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल याद रखो इसको। भूगर्भ यानी भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर, ठीक है। राज्य नगर गाँव जल स्तर को मापने हेतु, यानी किसके लिए शुरू की गई थी, राज्य गांव जिला जल स्तर को मापने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी कि वाटर लेवल डाउन हो रहा है, वाटर लेवल नहीं हो रहा है, और जिसमें एक वर्ष में जो है एक वर्ष में 6 बार जल की मॉनिटरिंग होनी थी। यानी कि क्या होनी थी, वर्ष में 6 बार जल की मॉनिटरिंग होनी थी, ठीक है। कितनी, 6 बार मॉनिटरिंग होनी थी, ठीक है, ये बात याद रखना है, क्लियर, ठीक है। और ये क्या थी, हाइड्रोग्राफ स्टेशन बना हुए थे इनके लिए, क्या बना हुआ था, हाइड्रोग्राफ स्टेशन, ठीक है। इसके लिए हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाए जिससे कि हमारे जल की जांच हो सके। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। क्या होता है, चेक डैम निर्माण योजना होती है बुलंदशहर में, 8 से 9 में चली। वर्षा जल को रोककर इकट्ठा करके उसे कृषि योग्य बनाने का काम इसमें किया गया। फिर थी भूगर्भ जल योजना, उसमें स्थापना जो की गई वो कब की गई, 1975 में की गई। इसमें राज्य के गांव स्तर जिला स्तर पर जल स्तर को मापने के लिए ये किया गया, वर्ष में 6 बार जो है जल की मॉनिटरिंग होगी, जल के स्तर को मापा जाएगा कि कहाँ पर कितना जल है, कितना जल की कमी है, यहाँ पर कितने जल की यहाँ प्रधानता है, ठीक है। ये आपको पता होना ही ज़रूरी है, ठीक है, पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता है, तो हम जो है क्या करते हैं, कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं। अब जो हमारा है टॉपिक, वो क्या टॉपिक है, वो है आपका रेन हार्वेस्टिंग नीति, रेन हार्वेस्टिंग नीति, ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग नीति, ये आपको पता होना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग नीति कब शुरू हुई थी, 2001 में शुरू हुई थी, ठीक है। कब शुरू हुई थी बच्चा, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत जो है 300 मीटर से क्या अधिक क्षेत्र को निजी भवनों, सरकारी अर्ध सरकारी और सबके जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का लागू करने के लिए, जलाशय तालाब पोखरों को संस्कृत करने के लिए, जल पुनः रिचार्ज करने के लिए बात की गई थी, ठीक है। यानी कितने तक है, इस योजना के अंतर्गत जो है 300 मीटर क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के क्षेत्र में क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना होगा। क्या करना होगा, हार्वेस्टिंग करना होगा इसमें, इस नीति के अंतर्गत। जहाँ पर क्या हो सकते हैं, निजी भवन हो सकते हैं, शासकीय हो सकते हैं, इसमें निजी भवन, अर्ध शासकीय, ठीक है, शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय, ठीक है, भवनों, हाउस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाउस कॉम्प्लेक्स आदि में रूफ टॉप, जो रूफ होती है छत, रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप जानते हो कि आदि जो होती है उनकी रूफ टॉप पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाएगा। यानी क्या लगाया जाएगा, रूफ टॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाएगी, जिससे क्या है वहाँ को वाटर को रोका जा सके, ठीक है। और उसी माध्यम से जो है जो रेन हार्वेस्टिंग योजना होगी, उसी से पाइपों द्वारा जो है क्या किया जाएगा, पाइपों द्वारा क्या करा जाएगा, तालाबों पोखरों में भेजा जाएगा,
जिससे कि जल स्तर बर्बाद ना हो और जल स्तर बढ़ जाए उस क्षेत्र का, ठीक है। और पुनः क्या होगा, संरक्षित करने के बाद में पुनः क्या होगा, रिचार्ज किया जाएगा इसको, क्या किया जाएगा, रिचार्ज किया जाएगा, ठीक है। इसको रिचार्ज किया जाएगा और उसको क्या करने के लिए किया जाएगा, फिर पुनः जो है, पुनः इस पानी को, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा इसके बारे में क्या, रेन हार्वेस्टिंग जो योजना होती है उसका मतलब ये होता है, जब हम जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी निजी भवन कॉम्प्लेक्स हैं उनकी छत पर पानी को एक पाइप के रास्ते से नीचे पाइपों के माध्यम से गाँव में जो तालाब है, पोखर है, वहाँ लेकर जाइए, जहाँ पर रेन हार्वेस्टर बने हुए हैं वहाँ लेकर जाइए, ठीक है। और उसमें जो है जलाशयों में, तालाबों, पोखरों में पानी पहुँच जाएगा तो उसे फिर दोबारा से संरक्षित करने के बाद में जल को पुनः रिचार्ज करा जाएगा, ठीक है, पुनः रिचार्ज किया जाएगा, जिससे कि जल जो है फिर पीने योग्य बन जाए, फिर पुनः पीने योग्य बन जाए या कृषि योग्य बन जाए या पशुओं के काम आ जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। इतनी बात आपको हो चुकी होगी, लिख लो इस बात को अच्छे से। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, जिससे कि आपको इस चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है बच्चा। चलिए, इसके बाद में हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक वो है, वो क्या है आपका, भूगर्भ जल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि भूगर्भ प्रभावित क्षेत्र वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, इसके अंतर्गत ऐसे ब्लॉक आते हैं जिनमें 10 वर्षों से 30 सेंटीमीटर से जल स्तर गिरा हो, 30 सेंटीमीटर से भी अधिक जल स्तर गिरा हो, ऐसे क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कैसे आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे ब्लॉक आते हैं जिसमें पिछले 10 वर्षों में जल स्तर 30 सेंटीमीटर से अधिक गिरा हो, ठीक है, वो चीज़ आती है, 30 सेंटीमीटर से अधिक गिरा हो उसे ही कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ क्षेत्र होते हैं आपके पूर्वी क्षेत्र जैसा कि आपका बुंदेलखंड में आपका कौन कौन सा आता है, झांसी इसमें आ जाएगा, ललितपुर इसमें ही आ जाएगा, ठीक है, जालौन इसमें आ जाएगा, बांदा इसमें आ जाएगा, आगरा, मथुरा, ठीक है, आदि। इस बात को गौर करिए, मतलब मैंने कहा भूगर्भ प्रभावित क्षेत्र कौन से होते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा, इसके अंतर्गत ऐसे ब्लॉक आते हैं जिसमें जो है पिछले 10 वर्षों से जल स्तर जो है 30 सेंटीमीटर से भी अधिक गिर गया हो। और ऐसे क्षेत्रों में पूर्वी यूपी ज़्यादा आता, बुंदेलखंड आ गया, बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, आगरा, मथुरा, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है टॉपिक समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके लगभग, ऐसा मान चलिए कि हम जो करने वाले हैं उसमें हम जनगणना करेंगे। परंतु एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो क्षेत्र है इसमें 43 जिले आते हैं, इसमें 75 जिलों में से कितने आते हैं, 43 जिले, 43 तो जिले, इनमें से 43 जिले आते हैं, 271 ब्लॉक आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और 22 शहरों को इसमें क्या करा गया है, इस क्षेत्र में चिन्हित किया गया है, ठीक है भैया, चिन्हित किया गया है, क्या करते हुए चिन्हित किया गया है, जो भूगर्भ जल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है आपको। फिर मैं आपको एक और नोट पॉइंट लिखाने वाला हूँ, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना। नोट, एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, यूपी लघु सिंचाई विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1964 में, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं एक बार और बताना चाहूँगा आपको कि भूगर्भ प्रभावित क्षेत्रों में जो आते हैं ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे ब्लॉक आते हैं जिसमें पिछले 10 वर्षों में जल स्तर जो है 30 सेंटीमीटर से अधिक गिर गया हो। और ये पूर्वी जिले ज़्यादातर आते हैं, जैसे बुंदेलखंड आ गया, झांसी आ गया, ललितपुर आ गया, जालौन आ गया, बांदा आ गया, आगरा आ गया, मथुरा आ गया आदि। यही नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे इसमें। तो मैंने आपको बताया यूपी में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। 75 जिलों में 43 जिले इसमें प्रभावित होते हैं, 271 जिले ब्लॉक इसमें प्रभावित होते हैं,
22 शहरों को चिन्हित किया गया है इसी क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को पता चली गया होगा इसमें। मगर मैं मानता हूँ कि अब जो आपका टॉपिक आने वाला वो आने वाला उत्तर प्रदेश की जनगणना, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये टॉपिक अभी तक, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट थे, पढ़ते नहीं है सिंचाई विषय वाला टॉपिक कोई भी बच्चा, ना सिंचाई पढ़ता है, ना पठार पढ़ते हैं, ना खनिज पढ़ते हैं, ना पढ़ता नहीं है कोई भी, मगर फिर भी हम आपको सारी क्लासें कराएंगे जिससे कि आपका जो है लेवल बहुत अच्छा हो जाए प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।